रोशनी बहुत ही घमंडी औरत थी। गरीबों को अपने पास भी न भटकने देती। एक दिन सिग्नल पर ट्रैफिक जाम हुआ तो 6 साल की बच्ची 2 साल के भाई का हाथ पकड़ कर आई और बोली कि मेम साहब ये पेन खरीद लो, मेरा भाई 3 दिन से भूखा है। रोशनी ने गाली देकर उसकी तरफ 20 रुपए फेंके और बोली ये लो और दफा हो जाओ, और गाड़ी चलाकर घर आ गई। मगर गाड़ी के पीछे शोर सुनकर उसकी जान निकल गई, क्योंकि पेन बेचने वाली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों को अपने गंदे हाथों से छूने की। पूरा घर सुमन के चीख से गूंज उठा था। सभी नौकर सहम चुके थे। वह 14 साल की नौकरानी जो उसकी गंदा सूट को उठाकर धोने के लिए लेकर जाने वाली थी कि जब अचानक सुमन बाथरूम से निकल आई थी। वह लड़की तो चीख उठी थी। सुमन कहने लगी कि तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम मेरे सूट को हाथ लगाओ। सूट को हाथ लगाया तो कैसे, मेरी फेवरेट सूट को ज़मीन पर भी फेंक दिया। कितनी बार कहा है मम्मी आपको, मेरे काम आप खुद किया करें। इन गंदे भिखारी को मेरे कपड़ों को, मेरी चीज़ों को हाथ लगाने मत दिया करे। पहले उसने अपने गंदे हाथों से मेरा सूट को छुआ और अभी गंदे हाथों से मेरे सूट ज़मीन पर गिरा दिया। वह 14 साल की नौकरानी तो डर के मारे रोने लगी थी। तभी वहाँ पर सुमन की माँ भी आई थी। जब उसने बेटी को इस कदर गुस्से में देखा तो उसने समझने लगी कि बेटी मैंने ही इसे कहा। मगर सुमन का तो बस नहीं चल रहा था कि उसका खून कर डाले। अगले पर उसने अपने सूट को वहीं पर आग लगा दी थी। कहने लगी कि आज के बाद अगर आपके अलावा मेरी चीज़ों को किसी ने हाथ लगाया ना तो कसम खाकर कह रही हूँ यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाथ देखिए, इसके कई कई हफ्तों की मैल जमे पड़े हैं। स्नेहा जी तो बस अपना सर पकड़कर रह चुकी थी। पूरे कमरे में सूट जलने की बदबू आ रही थी। सुमन वहां से शोर मचाती हुई बाहर जा चुकी थी। 14 साल की मासूम नौकरानी एक तरफ बेटी रो रही थी। डरते डरते स्नेहा जी के पास आई और कहने लगी कि मेम साहब मुझे माफ़ कर दे, मैं तो बस वही कर रही थी जो आपने कहा था। मुझे कहाँ पता था कि छोटी मेम साहब इतना गुस्सा हो जाएगी। स्नेहा जी ने अपनी बेटी के स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थी। नौकरानी के कंधे पर हाथ रखकर बोली कि चिंता मत करो, बस यह कचरा यहाँ से समेटो और आइंदा सुमन के कमरे में कदम रखने की जरूरत नहीं है। वह अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। आखिर कैसे वह अपनी जिद्दी बेटी को सुधार सकती है। बचपन में किए गए लाड प्यार की वजह से वह कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। इस पर तो अब अजीब ही घमंड और एटीट्यूड था। अपने जैसी क्लास में उठना बैठना तो जैसे इसने अपने पापा से ही पाया था। माँ की तो एक भी खूबी उसके में मौजूद नहीं थी। गरीबों को तो अपने पाँव की धूल समझती थी। न जाने और उसके साथ आगे जाकर क्या होता। स्नेहा जी अपनी बेटी के लिए प्रार्थना ही करती रहती थी। अभी भी सुमन गुस्से में ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहकर उसके साथ मॉल गई थी। वह ठीक उसी ब्रांड की सूट लेकर वापस घर आई थी। इस बार अपनी माँ की हाथ में देकर बोली मुझे यह सूट प्रेस करके दे। यह सुनकर उसकी माँ ने एक नज़र उसे देखा था तो सुमन उससे बहस करना अपना सर दीवार में मारने के बराबर था। उसकी फेवरेट सूट को प्रेस करके दी तो घर से बाहर निकल चुकी थी। स्नेहा जी अपनी बेटी के काम आमतौर पर खुद ही किया करती थी। नौकरों को बहुत कम ही उसके कमरे में भेजा करती थी। रोशनी बचपन से ही बहुत होशियार थी। अभी उसकी पढ़ाई चल रही थी, मगर इसके साथ ही उसने अपना बिजनेस भी संभाला शुरू कर दिया। कंपनी में अपना एक नाम बनाना चाहती थी। अगस्त का महीना था और आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी। वह भी सिक्योरिटी तक आने का रास्ता उसने बड़ी मुश्किल से तय किया था। एक गार्ड उसके सर पर छतरी के लिए छाया किए हुए था, मगर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि अब बस में उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठी और तुरंत गाड़ी वहाँ से भगा दी। गाड़ी में एक ऑन हुआ तो उसने सुकून की सांस ली। 1 घंटे के सफ़र के बाद वह घर पहुँचने वाली थी। आज तो सूरज आग बरसा रहा था। वह अपनी ही धुन में गुनगुनाती हुई सड़क पर जा रही थी। तभी सिग्नल के करीब एक एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच एक्सीडेंट हो चुका था। मोटरसाइकिल वाला बहुत जख्मी था और यूं मुस्कुराना वहां पर आने वाली सभी गाड़ियां जाम हो चुकी थी। लोग गाड़ियों से निकलकर यह दृश्य देख रहे थे और जख्मी इंसान को एम्बुलेंस में डाला था, जबकि ट्रक से कई बोरियां जमीन पर नीचे गिर चुकी थी। वह रास्ता ब्लॉक हो चुका था। लोग इन बॉडी को उठाकर ट्रक में रख रहे थे ताकि जल्द से जल्द रास्ता क्लियर हो सके। मगर सुमन ने एक बार भी गाड़ी से नीचे उतरकर दृश्य नहीं देखा था। भला उसे आज तक इंतजार करने की आदत नहीं थी। अब कहाँ उसने गाड़ी रिवर्स करना शुरू चाही, मगर उसके पीछे भी गाड़ियों की एक लंबी लाइन मौजूद थी। वह तो बीच में फंसकर ही रह चुकी थी। गाड़ी स्टार्ट रहती तो ऐसे भी चलती रहती, लेकिन तभी अचानक गाड़ी एक अजीब सी आवाज़ करके बंद हो गई। शायद गाड़ी में मोबिल ख़त्म हो चुका था। सुमन को तो इन चीज़ों का पता भी नहीं था। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट ना हुई।
एसी भी बंद हो चुका था। फौरन यूँ 15 मिनट बाद उसे पर गर्मी का हमला बोल चुकी थी। सुमन अपनी सांस रोकती हुई महसूस होने लगी। वह गुस्से के सामने मौजूद ट्रंक वाले को गालियाँ देने लगी। इनकी वजह से उसे यहाँ पर गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि उठकर घर पहुँच जाती। बाहर चिल्लाती धूप और धुआं उड़ाती गाड़ियाँ, उसकी गाड़ी के शीशे पर धूल पड़ रही थी। फिर भी सांस लेने के लिए और ताज़ा हवा के लिए उसने गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए। बाहर से थप्पड़ मारती हवा उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह भी यूं ही बैठी आसपास का दृश्य देखकर उलझन का शिकार हो रही थी कि जब दूर से 6 साल की बच्ची उसकी गाड़ी के पास आने लगी। सुमन ने तो उस लड़की को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था जो अपने साथ 2 साल के भाई का हाथ पकड़े हुए उसी की तरफ आ रही थी। अपने ही ध्यान में स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए माथे पर आए पसीने की बूंदें पूछती हुई वह देख रही थी कि जब उसकी खिड़की पर किसी ने उंगली से दस्तक दी। पुरान पलट कर सुमन ने उसी तरफ देखा। सामने 6 साल की बच्ची खड़ी थी जिसके बाल मिट्टी से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी नहाई ना हो। मुंह गंदा था, कपड़े भी फटे और मैले थे। जबकि उसके साथ उसका भाई भी था, वह भी कुछ ऐसी ही हालत में था। शर्ट फटी थी, पैरों में उसने अपनी उम्र से भी बड़े चप्पल पहन रखे थे जो टूटी फूटी थी। वो चप्पल शायद उसकी बहन की थी। वह 6 साल की लड़की अपनी पर बार बार गर्म तपती हुई सड़क से उठाती और एक दूसरे पर रखती थी। इस धूप से तो सूर्य आग उगल रहा था। उसने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ रखा था जो उसने अपने भाई के सर पर रखा था ताकि उसे धूप से बचा सके। वह लड़की कहने लगी कि मेम साहब आप पेन खरीद लो, एक पेन 10 रुपये का है। सुमन ने जब इस गंदी सी बच्ची को खुद से बोलते हुए देखा तो अगले पल उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी मेरी गाड़ी से दूर रहो। हाथ कैसे लगाया तुमने मेरी गाड़ी को? हाथ देखा अपने, दूर होकर खड़ी हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। सुमन की नज़रों में अपने लिए घिन देखकर वह लड़की हैरान हुई थी। अपने भाई का हाथ पकड़कर वह दूर खड़ी हो गई। कहने लगी कि मेम साहब जी दूर होकर खड़ी हो गई हूँ, आप मुझे ये पेन खरीद लो। मेरा भाई 2 दिन से भूखा, इसने कुछ नहीं खाया, भूख से इसकी तबीयत भी खराब हो रही है। अगर आप यह पेन खरीद लेंगे तो मैं अपने भाई को खाना लेकर दे दूंगी। उसी लड़की की आंखों में एक अजीब उदासी थी जिसे सुमन जैसे लोग महसूस नहीं कर सकते थे। सुमन गुस्से से उसके हाथों में मौजूद पैरों को देखकर कहने लगी इनका क्या करूँगी? जाओ जाकर औरों का दिमाग खाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे ये पेन नहीं खरीदने। फिर भी जब वह लड़की बार बार जिद करने लगी तो सुमन ने गुस्से से अपनी गाड़ी की खिड़की खोली थी। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो खिड़की उसकी पेट पर लगी थी। वह अपने भाई समेत रोड पर गिर चुकी थी। सुमन गुस्से से गाड़ी से बाहर निकली तो पर्स में 20 रुपये निकाल कर उस लड़की के ऊपर फेंक दिए। कहने लगी कि पकड़ो और दोबारा मेरा दिमाग खराब मत करना। इस ट्रैफिक जाम और गर्मी ने वैसे भी मेरा पारा गर्म कर रखा है। यह ना हो कि मैं तुम्हें गुस्से में अपनी गाड़ी के नीचे कुचल डालूं। अरे समझते क्या हो तुम खुद को? प्यार की भाषा समझ नहीं आती? जब कह चुकी हूँ कि कोई पेन नहीं चाहिए फिर भी बार बार यही जिद कर रही हो। वह 20 रुपये सुमन भाई परफेक्ट फेंक चुकी थी। वह लड़की रो रही थी या फिर हैरान थी, सुमन ने देखने की परवाह भी नहीं की थी। उसने गाड़ी चलाई, तब तक रोड भी खुल चुका था। लड़की को वहीं छोड़कर वह अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। गाड़ी वह अपने घर तक लाई थी कि जैसे ही घर के बाहर उसकी गाड़ी रुकी तो पीछे से शोर की आवाज़ आई। उसने फौरन पलट कर देखा, यह अमीरों की कॉलोनी थी। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अमीर थे। सुमन ने जब देखा तो 12-13 साल का लड़का और लड़की सड़क पर बैठे रो रहे थे, चिल्ला रही थी, अपने माँ बाप को बुला रहे थे। उसके सामने ही सड़क पर एक कुत्ते का बच्चा था जो कि सुमन की गाड़ी के नीचे आकर कुचला जा चुका था। उसकी पिछली दोनों टांगें टूट चुकी थी। कुत्ते के बच्चे में अभी भी जान बाकी थी। वह लड़की जो कि शायद इस कुत्ते से प्यार करती थी रोती हुई सुमन के पास आई, जिसके हाथ खून से रंगे थे। अपने खून से रंगे हाथ उसने सुमन के कपड़ों पर मारे धक्का देकर कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे कुत्ते को मारने की? आपको दिखाई नहीं दिया मेरा कुत्ता सड़क पर था? आपकी वजह से मेरे कुत्ते की हालत हो गई। भगवान के लिए आप भी ऐसे ही किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, आपकी भी दोनों टांगें ऐसी ही टूट जाए जैसे आपने मेरे कुत्ते के साथ किया है। यह शब्द सुनकर जो थोड़ी शर्मिंदगी सुमन को हो रही थी वह तो ख़त्म हो चुकी थी। उसी पल बच्चों के माँ बाप भी वहाँ पर आ गए थे। सुमन गुस्से से बोली, उस लड़की का मुँह बहुत चुकी थी। कहने लगी कि अभी तक लिहाज कर रही थी, लेकिन तुम तो बदतमीजी पर ही उतर आई हो। जैसे तुम्हारे इस कुत्ते को चलाया है, तुम्हें भी वैसे ही अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दूंगी, समझी तुम? इस मैंने उस कुत्ते के बच्चे पीछे तुम मुझसे बदतमीजी करोगी? इतना कहकर सारे लिहाजा एक तरफ रखते हुए वह उस बच्ची को झटक कर अपने घर के अंदर आ गई। जब स्नेहा जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत अपनी बेटी के ऊपर से पैसे उतार कर गरीबों को दिया और 50
गरीब लोगों को खाना खिलाया। कहने लगी है क्या कर दिया तुमने, गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए थी, बेजुबान जानवर को मारना जानते हो भी हो, भगवान बहुत नाराज होता है। मगर सुमन को इन सब बातों से फर्क ये कहाँ पड़ता था। वह तो दिन ब दिन और घमंडी होती जा रही थी। उसे मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से था। गरीबों के लिए नफरत बढ़ती ही चली जा रही थी। उसके दिल में प्यार सिर्फ अपने लिए था। उस दिन जब वह सोने के लिए लेटी तो बहुत थकी हुई थी। उसकी अपने पापा से भी कुछ देर पहले ही लड़ाई हुई थी कि तुम्हारी वजह से मिस्टर प्रदीप ने इतनी बेइज्जती की है, तुमने उनके बेटे को क्यों मारा, अरे बच्चों के साथ तुम्हारी कैसी जिद है। मगर अपने पापा को ऐसे भी बोलता छोड़कर वह अपने कमरे में आकर लेट चुकी थी। नींद से उसकी आंखें अब लाल हो रही थी। उसने जैसे ही अपनी आंखें सोने के लिए बंद की तो अचानक वही 6 साल की लड़की उसकी नज़रों के आगे बार बार आने लगी थी, जो कि बड़ी बुरी हालत में थी। मगर इसके बाद भी वह पेन बेच रही थी। उसने भीख नहीं मांगी थी बल्कि अपने पास मौजूद पेनों को बेचा था। जब भी सुमन आंख बंद करती वह लड़की बार बार उसकी आंखों के सामने आकर कह रही थी कि मेम साहब जी पेन ले लो, मेरा भाई 2 दिन से भूखा है, आप पेन लोगे तो मैं इसे पेट भरकर खाना खिला सकूंगी, मेरा भाई बहुत भूखा है। यह सब सुनते थे कि सुमन की आंखें खुल गई। रात के 2 बज रहे थे। ऐसी एसी चल रही थी, फिर भी उसके शरीर से पसीने से भीगा हुआ था। पानी के एक गिलास पीने के बाद वह एक बार फिर बिस्तर पर लेटी थी। मगर नींद तो जैसे उसकी आंखों में से गायब हो चुकी थी। कानों में बार बार या तो कुत्ते के बच्चे की रोने की आवाज़ में आती, फिर उसे 6 साल की लड़की की जो अपनी पेन उसके पास बेचने आई थी। सारी रात ऐसे ही बेचैनी में गुजर गई। सुबह जब सुमन कमरे से बाहर आई तो उसके लाल आंखें देखकर उसकी माँ भी परेशान हो गई थी। कहने लगी कि आंखें क्यों लाल कर रखी है, क्या रात भर नींद नहीं आई। वह तो नींद ना पूरी होने की वजह से और चिड़चिड़ा हो गई थी। अपनी माँ से भी बदतमीजी करने लगी कि यह क्या बच्चों की तरह हर वक्त मुझसे सवाल जवाब करती रहती है, कोई मुझे इस घर में सुकून से रहने देगा या नहीं। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। उसने आज नाश्ता भी थोड़ा बहुत ही किया था। फिर ऐसे ही खराब हुलिये में अपना मोबाइल और कार की चाबी लेकर घर से निकल गई। वह भी जाने से मना कर चुकी थी। कहने लगी कि आज मेरा दिल सिर्फ घूमने फिरने का है, इसलिए ऑफिस पर मेरा इंतज़ार ना कीजिएगा। पापा ने पहले भी किसी सख्ती नहीं की थी, इसलिए अभी उसे आज़ाद छोड़ दिया। वह सारा दिन ऐसे ही आवारा घूमती रही, लेकिन एक अजीब सी बेचैन इसके अंदर उतरने लगी थी। भूख भी उसे बहुत लगी थी। खाना खाने के लिए अपने रेस्टोरेंट गई, लेकिन खाना सामने देखकर एक बार भी फिर वही बच्ची उसकी नज़रों के सामने आ गई, जो अपने भाई का हाथ पकड़े खड़ी थी, जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। बड़ी लाचार हुई नज़रों से एक उम्मीद के साथ उसे देख रही थी। एक बार फिर वह दृश्य याद आने पर सुमन बेचैन हो चुकी थी। दिल ही दिल में कहने लगी कि 20 रुपये फेंक तो आ गई थी, उसे लेकर कुछ ना कुछ उन लोगों ने खा लिया होगा। ऐसे ही गरीब बेचारे लोग तो मैं रोज़ देखती हूँ, इस तरह के ड्रामा करके अमीर लोगों से पैसे उठते हैं। आखिर यह दोनों बार बार मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकलते। यह सोचकर सुमन और परेशान हो रही थी। यह सोचकर वह खाना खाए बगैर वहाँ से निकल गई थी। भूख तो जैसे उसकी मर चुकी थी। बेमतलब सड़कों पर घूमने के बाद वह घर आ चुकी थी। बाल बिखरे हुए थे। स्नेहा जी ने अपनी बेटी की हालत देखकर तो हैरान रह गई थी। कुछ दिनों से वह अपनी बेटी की हरकतों को नोटिस कर रही थी। बेटी, तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। कहाँ उनकी बेटी जो अपने बाल को थोड़ा सा भी खराब नहीं होने देती थी। सूट पर एक भी सिलकट होना तो जैसे घर में तूफान आने के बराबर था। फिर आज अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर स्नेहा घबराहट सी हो चुकी थी। अपनी बेटी के पास आकर बोली कि बेटा, और कहने लगी जो कपड़े चेंज करो। मगर सुमन वहीं पीछे सोफे पर लेट चुकी थी। कहने लगी कि नहीं, बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वह अजीब सी कसमकस में खोई हुई थी। कहीं पर सुकून नहीं आ रहा था। स्नेहा ने पूछना भी चाहा, मगर सुमन ने कुछ नहीं बताया। कहने लगी कि बस नींद से दिमाग भारी है। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, ना ही आराम कर पा रही हूँ। कुछ खाती हूँ फिर दिमाग घूम जाता है और खाने से दिल भी उठ जाता है। गोल गोल बातें करके सुमन वहाँ से जा चुकी थी। स्नेहा जी ने तो दिन ब दिन अपनी बेटी की हालत देखकर परेशान हो चुकी थी। उसी रात तो हद ही हो गई। सुमन के कमरे से अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। स्नेहा जी और उनके पति अपने कमरे से सो रहे थे। जब सुमन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह दोनों उसके कमरे में आए थे। बेड पर लाकर सुमन चिल्ला रही थी। वह कह रही थी कि मैं मरना नहीं चाहती,
छोड़ दो मुझे, मेरी टांगों को मत काटो, मैं अपाहिज नहीं होना चाहती, प्लीज़ मुझ पर ये जुल्म मत करो। सुमन नींद से जाग तो चुकी थी मगर अभी तक बदमाशी में बड़बड़ा रही थी। डरते हुए कहने लगी कि मेरी टांगों में जान ही नहीं है, इन लोगों ने मेरी टांग काट दी है। मम्मी, मुझे उस लड़की के बददुआ लग चुकी है। मैंने उसके पालतू कुत्ते को मारा था और अब मेरी टांगें वह लड़की कटवा रही है। वह कुत्ते का बच्चा करने के बाद भी अपनी टूटी हुई टांगों के साथ बिल्कुल जिंदा बैठा था, मुझे ही देख रहा था। बदहवासी में सुमन ना जाने अपनी माँ से क्या क्या बोल रही थी। माँ ने उसे पानी पिलाया मगर उसकी उल्टी आ गई। पानी का घूंट भी उसके कट से नीचे नहीं उतरा था। खाना पीना तो वैसे ही उसने बिल्कुल न होने के बराबर कर दिया था। अपनी बेटी की हालत देखकर उसकी नज़र उतारने लगी। आखिर बेटी को क्या हो गया है? मगर धीरे धीरे सुमन को शायद एहसास होने लगा था कि सब कुछ उसके साथ इसलिए हो रहा है कि उसने दो गरीब बहन भाई की मदद नहीं की थी। उसके पास पेन बेचने आई थी और अगर वह चाहती तो पेनों की पूरी फैक्ट्री खरीद सकती थी। क्या है था कि अगर वह उन बच्चों के साथ आराम से बात कर लेती, पेन खरीद कर उन्हें पैसे दे देती, तो शायद आज यह सब कुछ ना हो रहा होता। फिर वह मासूम बच्चा जिसके कुत्ते का बच्चा उसने गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। सबसे पहले तो सुमन मार्केट गई, जहाँ से उसे खूबसूरत सफ़ेद रंग का अच्छी नस्ल का कुत्ता खरीदा और उसे पिंजरे में बंद करके उस लड़के के घर बाहर आई। सुमन जैसे इंसान को अपने घर उसके बाहर खड़ी देखकर वह औरत परेशान हो चुकी थी। खुद बाहर आई थी। सुमन से काफ़ी कड़े स्वर में बात करके कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मगर सुमन ने अंदर आने की परमिशन मांगी। वह लड़की वहीं पर खड़ी थी जिसे सुमन को बददुआएं दी थी। अभी भी अपने कुत्ते की याद में वह सूख कर कांटा हो चुकी थी। सुमन उसके पास बैठी और उससे माफ़ी के तौर पर कुत्ते का बच्चा उपहार में उस लड़की को दे दिया था। वह लड़की पहले तो सुमन को घर में देखती रही मगर जब कुत्ते के बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। वह कुत्ते का बच्चा देखकर सुमन को थैंक्स कहने लगी। दिल ही दिल में कहीं ना कहीं सुमन भी भगवान के आगे शर्मिंदा थी कि उसकी घमंड की वजह से एक मासूम जान इस दुनिया से विदा हो गई। वह घर से निकल चुकी थी। अब उसका अगला रुख वही सिग्नल था जहाँ पर वह दोनों बहन भाई मिले थे। 3 हफ्ते तक वह रोजाना वहां पर जाती और गाड़ी घूमती रही। आसपास के लोगों से भी उन दोनों बहन भाइयों के बारे में पूछती रही मगर किसी को भी उनके बारे में पता नहीं था। सुमन की पर्सनैलिटी तो बिल्कुल ही बदल कर रह गई थी। ना ही वह अब नौकरानी पर चिल्लाती थी और ना ही उसमें अब किसी तरह का घमंड और एटीट्यूड रहा था। दर दर भटक कर सिर्फ और सिर्फ उन दोनों बहन भाइयों को वह ढूंढती रही कि जब एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि वह दोनों पेन बेचने वाले बहन भाई बस्ती में रहती हैं। सुमन उस बस्ती में अपनी गाड़ी लेकर आई थी मगर बस्ती के रास्ते पतले थे, उसने गाड़ी नहीं जा सकती थी। उसने गाड़ी खड़ी कर दी और पैदल चलकर आगे बस्ती में गई। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो खेल रहे थे। उसकी गाड़ी देखकर उसकी गाड़ी के आसपास भीड़ हो गई। वहाँ पर एक कोने में छोटी सी झोपड़ी में वह दोनों बहन भाई भी नजर आ गए थे जिनके माँ बाप का देहांत हो चुका था। माँ बच्चों के जन्म के समय दुनिया से विदा हो गई थी। उससे पहले पापा भी मर चुके थे। बस दोनों बहन भाई ही थे। वह बच्ची पेन बेचकर ईमानदारी से कमा रही थी। सुमन को देखकर पहले तो वह थोड़ी घबराई लेकिन फिर अगले ही पल कहने लगी कि मेम साहब जी 5 मिनट यहीं पर रुकना, मैं आती हूँ। वह भागकर अपनी झोपड़ी में वापस गई थी और एक पोटली में से 20 रुपए का नोट निकालकर वह बाहर आई थी। वह 20 का नोट उसने लाकर सुमन को दे दिया। खाने वालों की मेम साहब जी, मैं भीख नहीं लिया करती। मेरी माँ ने कहा था कि भीख मांग कर खाना अच्छी बात नहीं होती। भगवान जी भीख मांगने वालों से बहुत नाराज होता है। आपकी गाड़ी का बहुत पीछा किया, आपको बहुत ढूंढा मगर आपका घर ही नहीं मिला। यह पैसे आप अपने पास रख ले। इस लड़के की बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह तो जैसे शर्मिंदा सी हो चुकी थी। वह 20 रुपए अपने हाथ में लिए और देखने लगी कितनी खुददार और आत्मसम्मान से भरी लड़की थी। भीख नहीं लेती थी, अगर चाहती तो इस 20 रुपए से अपने भाई को खाना खिला सकती थी। सुमन की बेइज्जती करने के बाद भी वह कितने आराम से उसे मुस्कुरा कर बात कर रही थी। सुमन वही घुटने के बल बैठकर उसे और उस लड़की से कहने लगी कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं उसी दिन तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। अगर हो सके तो मुझे अपना दीदी समझकर माफ़ कर देना। वह मासूम फूल जैसा दिल रखने वाली लड़की थी। उसने सुमन को माफ़ कर दिया और एक बार फिर अपनी बहन लेकर आ चुके थे। कहने लगी क्या आपको आज पेन चाहिए? उसके पास उस वक्त 30 पेन थे जिनका 300 रुपये बनता था। सुमन ने वह सारे पेन ले लिए और 300 रुपये उसे देते हुए खुशी खुशी लेकर सुमन का धन्यवाद करने लगी। दोनों बहन भाई खुश हो गए थे जबकि सुमन अपने दिल में शांति महसूस कर रही थी। आज उसे भूख लग रही थी। उसने पेट भरकर खाना खाया था। आज की रात उसे खूब
से सोई थी। आज उसे किसी रोने की आवाज़ नहीं आई, लेकिन अब सिर्फ इतना ही नहीं, वह और भी कुछ करना चाहती थी। अगले ही दिन वह वापस गई और उन बच्चों को अपने ही बनाए गए अनाथ आश्रम में रख लिया, जहाँ पर वह दोनों बच्चे सिर्फ पेट भरकर खाना खा सकते थे, बल्कि उनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। स्नेहा जी तो हैरान थी कि भगवान ने मेरी बेटी को अच्छी दिशा तो दिखाई। जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। दोस्तों, पैसा घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं होगा। हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।